अभी पीढ़ी के लिए संदेश समझ लीजिए, कल हम होंगे नहीं होंगे, सत्य रहेगा क्योंकि सत्य सनातन है। आप एक बार सत्य का दामन पकड़ेंगे, सत्य हजार हाथों से आपका दामन पकड़ेगा, आपको संभालेगा। आप एक बार धर्म का, जीवन पद्धति का, कर्तव्य का दामन थामेंगे, अहिंसा का दामन थामेंगे, अहिंसा और सत्य हजार हाथों से आपको सहारा देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उसकी हजार रूप में रक्षा करता है। आप निराश न हो, आप सत्य के पथ का अनुगमन करें, अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहें, श्रद्धा और निष्ठा के साथ विजय आपकी होगी निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी, लेकिन मेरे अंदर चूंकि साइंस का बीज नहीं था उतना प्रबल, तो मैं वहाँ पर सफल नहीं हो सका। मैं जानता था कि मैं नहीं होऊंगा। मैं आपसे बताऊं, मैं विज्ञान की किताबों में, दर्शन की किताबें छिपा कर पढ़ा करता था। तो बाद में मैंने सोचा यह जो प्रेम है, यह जो छिपा छिपा, इससे अच्छा खुल के ही सामने क्यों नहीं आ जाए। जब मैंने बीए में एडमिशन लिया तो मैंने घर में रिवोल्ट कर दिया कि मैं तो फिलॉसफी पढ़ूंगा। मैं प्रोफेसर राजीव कुमार, दर्शन शास्त्र विभाग, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, और पिछले 2 वर्षों से मैं यहाँ पर आरंभ किए गए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन यौगिक स्टडीज़ का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। पिछले 25 वर्षों से मैं दर्शन शास्त्र विषय से जुड़ा हुआ हूँ, एक शिक्षक के रूप में, और छात्र के रूप में तो करीब 32 वर्षों से मैं दर्शन शास्त्र से जुड़ा हूँ। मैं अपने छात्रों को और जो दर्शन के प्रेमी लोग हैं उनसे कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। शायद मेरी बातों से उनके जीवन में कुछ प्रकाश मिले, उन्हें कोई प्रेरणा मिले, और वो अपने जीवन की दिशा धारा तय करने में कुछ पाथेय प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य से मैं आपसे अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता स्कूल शिक्षक थे, हैं, अभी जीवित हैं, और एक शिक्षा के माहौल में ही मेरा लालन पालन हुआ। तो बचपन से ही मेरे गांव का जो माहौल था कुछ आध्यात्मिक था, मैं ऐसा महसूस करता हूं। और जिस समय मैं क्लास 4-5 का स्टूडेंट हुआ करता था, उस समय रामचरितमानस की गोष्ठियों में मैं अक्सर जाया करता था, जहाँ बुजुर्ग लोग, गांव के उस इलाके के लोग बैठ करके रामचरितमानस का न केवल पाठ करते थे बल्कि उस पर टिप्पणियाँ क्या करते थे, उसका अर्थ निर्धारण करते थे, वो शेयर करते थे। तो उन संगोष्ठियों के माध्यम से मेरे व्यक्तित्व में एक अमिट छाप पड़ी, और मैं धीरे धीरे, मेरी प्रवृत्ति जो थी वह आध्यात्मिक होती चली गई। खास करके उस अवस्था में जब बच्चे बाह्य खेल कूद और अन्य बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, मेरा मन कहीं न कहीं अंतर्मुख हुआ चला जा रहा था, और मैं धीरे धीरे दार्शनिक प्रवृत्तियों से जुड़ता चला गया बचपन से ही। और इसका अर्थ ये नहीं था कि मेरी पढ़ाई दूसरे माध्यम में, विज्ञान या अन्य विषयों में खराब थी। मैं मैट्रिकुलेशन तक मैंने करीब 6 स्कूल बदले, और 6 के 6 सभी स्कूलों में मुझे प्रथम स्थान ही प्राप्त हुआ। उस समय की जो स्कॉलरशिप थी राज्य सरकार की, वो भी मुझे प्राप्त हुई, और मैट्रिक तक तो मुझे लगातार स्कॉलरशिप मिलती रही। और लास्ट में मैं अपने स्कूल में प्रथम श्रेणी से मैट्रिकुलेशन जब मैंने पास किया, तो मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ। जो अक्सर माता पिता सोचते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करें, पढ़ाई खत्म करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों पर ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। हर व्यक्ति अपने अंदर एक बीज तत्व लेके पैदा होता है, और उसको पुष्पित, पल्लवित और प्रस्फुटित होने का मौका समाज को देना चाहिए। मेरे पिताजी ने बाद में इस बात को रियलाइज़ किया, फिर उन्होंने मुझे आज़ादी दे दी कि मैं क्या करूं। मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी, लेकिन मेरे अंदर चूंकि साइंस का बीज नहीं था उतना प्रबल, तो मैं वहाँ पर सफल नहीं हो सका। मैं जानता था कि मैं नहीं होऊंगा। मैं आपसे बताऊं कि मैं विज्ञान की किताबों में, दर्शन की किताबें छिपा कर पढ़ा करता था। तो बाद में मैंने सोचा यह जो प्रेम है, यह जो छिपा छिपा, इससे अच्छा खुल के ही सामने क्यों नहीं आ जाए। जब मैंने बीए में एडमिशन लिया तो मैंने घर में रिवोल्ट कर दिया कि मैं तो फिलॉसफी पढ़ूंगा। मेरे पिताजी थोड़े, चूँकि उस 62 के ग्रेजुएट थे, तो उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि बच्चा जो चाहता है वही पढ़ना चाहिए। मैं आज भी बच्चों से चाहता हूँ, पेरेंट्स में शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती ना करें। वो कौन सा बीज लेके आया है, और परमात्मा उसे किस अनंत दिशा की तरफ चलाना चाहता है, उसे हम आप नहीं जानते। उसे अपनी गति स्वतः दिशा तय करने दीजिए। आप सारी सुविधाएं दीजिए, लेकिन दिशा वो कैसे तय करेगा, वो ये उसका काम है। वो निर्धारित करेगा कि मेरे जीवन की दिशा क्या हो। आप सुविधा अवश्य दीजिए। मैं अपने जीवन के अनुभव से मैं आपसे बताना चाहता हूँ। दूसरी बात कि जब मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ना शुरू किया तो रिजल्ट भी अच्छा हुआ। बाद में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय चला गया, हिंदू कॉलेज में, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। वहाँ से एमए करने के बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया। वहाँ मैं अपने शिक्षकों का काफ़ी
करीब था, काफ़ी प्रिय छात्र रहा और डिबेटर, एक गुड डिबेटर के रूप में मेरी पहचान बनी दिल्ली विश्वविद्यालय में। और मात्र 26 वर्ष की अवस्था में मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैंने विश्वविद्यालय सेवा ज्वाइन कर ली। यूजीसी क्वालिफाई कर, नेट क्वालिफाई करने के बाद 26 वर्ष की अवस्था मैंने बिहार विश्वविद्यालय में एक लेक्चरर के रूप में ज्वाइन कर लिया। और दर्शन शास्त्र में विषय के रूप में मैं कम पढ़ता था, जीवन जीने की कला सीखने के रूप में मैं ज़्यादा पढ़ता था। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज भी ये स्थिति है कि मैं किसी भी किताब को इसलिए पढ़ता हूँ कि मेरे हृदय का स्पंदन उससे जागृत होता है, इसलिए पढ़ता हूँ। न कि इसलिए कि ये मैं पढ़ूँ तो मैं 2-4 पेपर लिख लूँ या समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो। नहीं, स्वांतः सुखा ही मैंने पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शन में वही लोग अच्छा करेंगे जो स्वांतः सुखा ही इसका अध्ययन करते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि सफलता और असफलता बड़ी सापेक्ष धारणा है। कोई चीज़, कोई घटना एक दृष्टिकोण से सफल कही जाती है, दूसरे दृष्टिकोण से असफल कही जाती है। मूल्यांकन बड़ा कठिन है, लेकिन समाज के अपने मानदंड हैं, समाज अपना मूल्यांकन करता है और उसी पर आगे बढ़ता है। तो उन मानदंडों पर को शिरोधार्य करके मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि टर्निंग पॉइंट तो पहला यह हुआ कि जब मैंने साइंस की पढ़ाई छोड़ दी, मैं आर्ट्स में चला आया। आर्ट्स में भी खास करके फिलॉसफी में आया, तो पहला टर्निंग पॉइंट वह आया जब मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, समाज की बात नहीं देखी, लोक प्रचलित मत का तिरस्कार नहीं, मैंने उसका बहिष्कार किया और वह किया जिससे मेरी आत्मा प्रतिध्वनित करती थी। दूसरा, मैं अपने शिक्षकों के प्रति सदा ही श्रद्धा से युक्त रहा। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ संक्षेप में कि जब मैं स्कूल में था तो हमारे किसी शिक्षक ने सुना दिया, पढ़ाया रामचरितमानस में कि माता पिता और गुरु को रोज सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए। मैं हॉस्टल में रहता था और मैं अकेला स्टूडेंट था उन 300 बच्चों में जो जाके रोज जा करके अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम करता था। गुरु लोग, शिक्षक लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। लेकिन मैं कहता था कि सर मैं नहीं जानता, मेरे लगता है कि मेरे अंदर वो श्रद्धा भाव है कि मैं आपको उस प्रकार से नमन करूं और आप अगर हमको आशीर्वाद देंगे तो अवश्य कहीं न कहीं फलित होगा। ऐसी मेरी श्रद्धा कहती है और मैं समझता हूँ उनका आशीर्वाद ही है जो मैं आज यहाँ पर आपके सामने हूँ। दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष के रूप में मैं आपके सामने हूँ और पूरी विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूँ कि शायद उन लोगों का वह अहेतुक आशीर्वाद था जो आज प्रतिफलित हुआ है। और मैं कृतज्ञता से भरा हुआ चित्त रख रहा हूँ इस बात को लेकर के, और मैं मानता हूँ वही सत्पात्र होगा जो श्रद्धा से भरा हुआ होगा और उसी के अंदर प्रकृति अपना सर्वोत्तम पुष्प विकसित करेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालयी जीवन में बच्चों के पास जो पढ़ाई के ऑप्शंस होते हैं वो गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं। वहाँ दर्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, दर्शन जैसा कोई विषय उनके पास नहीं होता। वो समाज अध्ययन पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र से उनका कोई परिचय नहीं हो पाता। खास करके जब वो +2 स्तर में जाते हैं तो पहली बार उनके पास एक विषय होता है दर्शन शास्त्र, और एक कौतूहलपूर्ण दृष्टि से बच्चे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विषय में क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, इसकी पढ़ने की विधि क्या है। बच्चों में खास करके वो बच्चे जो उस समय किशोरावस्था में होते हैं, उनके लिए संपूर्ण दुनिया का एक नया अर्थ उनकी इंद्रियां उनको प्रदान करती हैं। जो बचपन में जो अनुभव नहीं होता वो किशोरावस्था में नए अनुभव आरंभ हो जाते हैं। तो दर्शन भी एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाला एक नई विधा है। नई विधा मैं इसलिए बोलता हूँ कि उन बच्चों की दृष्टि से वो नई विधा है। वैसे तो सनातन काल से दर्शन शास्त्र चला रहा है और इसकी संभावनाएं दोनों ही दृष्टि से अपरंपार है। एक तो व्यक्तिगत जीवन के निर्माण के लिए, एक सुगठित चरित्र के निर्माण के लिए, और एक स्वावलंबन युक्त जीवन पद्धति बिताने के लिए दर्शन शास्त्र सब प्रकार से समर्थ है। मैं अपने लोगों से, अपने छात्रों से इन्हीं 2 पहलुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अगर इन 2 दृष्टियों से अगर देखें तो दर्शन शास्त्र अनुपम योगदान देता है मनुष्य के जीवन के निर्माण में। खास करके जब आप ये जानते हैं कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है, चरित्र निर्माण, और चरित्र निर्माण कब होता है, जब मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म तीनों से जब एकजुट होता है, हॉलिस्टिक अप्रोच रखता है, जैसा सोचा
वैसा ही बोला और वैसा ही किया। जब मनुष्य में यह एकात्मकता आ जाती है तो उसका चरित्र सुगठित हो जाता है, और एक सुगठित चरित्र वाला व्यक्ति ही एक सफल नागरिक होता है, एक समर्थ व्यक्ति होता है, और वो समाज और राष्ट्र के में अपना अधिकतम योगदान सुनिश्चित कर सकता है। तो ऐसे व्यक्तित्व के गठन में दर्शन शास्त्र की बड़ी महती भूमिका है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है। दूसरी बात यह है कि चरित्र निर्माण, चरित्र बड़ी सापेक्ष अवधारणा है कि मनुष्य का चरित्र व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन सामाजिक पक्ष में उनका बहुत योगदान न हो तो भी उसका चरित्र दोषपूर्ण ही कहा जाएगा। अगर मैं व्यक्तिगत जीवन में बहुत पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ, लेकिन समाज को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा हो, जैसा रहीम कवि कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसी जीवन पद्धति अगर है तो वह भी दर्शन शास्त्र को स्वीकार नहीं होता। दर्शन शास्त्र एक समग्र जीवन पद्धति की बात करता है, वैसी जीवन पद्धति जहाँ मनुष्य अकेला नहीं है। मेरा परिवेश, मेरा परिवार, मेरा समाज, ये प्रकृति में व्याप्त सभी प्राणी, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये जल, संपूर्ण ये जो चारों तरफ फैला हुआ प्रकृति का व्यापार है, सब मिला करके एक अखंड जीवन का सृजन करते हैं, और उसका एक अंश मैं हूँ। जब मनुष्य इस रूप में अपने आप को देखता है तो उसके पास क्षुद्र अहंकार नहीं टिकता, वह प्रकृति के इस महायज्ञ का एक संविधा मात्र रह जाता है, जिसमें वह अपने जीवन का भी निर्माण करता है और समाज के लिए अपना योगदान भी सुनिश्चित करता है। तो इस तरह की जीवन पद्धति की तरफ जो ले जाए, जो हमारा मार्गदर्शन करे, वह दर्शन शास्त्र है। इसलिए जीवन और दर्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इस दृष्टि से पहले हमें दर्शन शास्त्र को देखना चाहिए। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन अच्छा होगा, व्यवस्थित होगा, हमारी इंद्रियां संयमित होंगी, हमारे दृष्टिकोण व्यापक होंगे, हमारे मानसिक स्थिति का विकास होगा, और जब इतने विकासोन्मुख हमारा सब कुछ होगा तब हम एक सफल व्यक्ति बनेंगे। एक तो ये इसका व्यक्तिगत पक्ष हुआ, इसका एक सामाजिक पक्ष हुआ कि व्यक्तिगत जीवन में जो श्रेष्ठ है अपने विचारों से, अपने कर्मों से, वही सामाजिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके अंदर ही समाज कल्याण और लोक कल्याण के बीज पलते हैं। इसलिए एक ऐसे व्यक्तित्व का गठन ही हमारा उद्देश्य है, दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो अक्सर कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, क्या हमको इससे रोजगार मिलेगा, जो रोजगार की बड़ी समस्या सब लोगों के सामने है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ज्ञान की परिभाषा जो दी गई है उसमें दो तत्व आवश्यक रूप से रखे गए। एक तो यह कि सार विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो हमको विमुक्ति प्रदान करती है। अक्सर लोग सोचते हैं विमुक्ति का मतलब जीवन से हमको मोक्ष मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। विमुक्ति का मतलब यह है कि हमें हमारे क्षुद्र अहंकार से, हमारे क्षुद्र वासनाओं से, हमारे क्षुद्र मनोवृत्तियों से हमें मुक्त करे और हमें व्यष्टि से समष्टि तक ले जाए, अंधकार से प्रकाश तक ले जाए, एक से अनेक तक ले जाए, और सबको आत्मसात करने की जो प्रेरणा दे, वही विद्या है। तो विद्या को हमको सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो एक तो विद्या का यह पक्ष है। दूसरा पक्ष है विद्या अर्थकरी जब भवेत, विद्या को अर्थकरी भी होना चाहिए। वैसी विद्या जो अर्थोपार्जन न करे, जो स्वावलंबन न प्रदान करे, वैसी विद्या पढ़ने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए दर्शन शास्त्र इसकी ही व्यवस्था करता है। आज मैं आपको बता दूं, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग जो दर्शन का एक व्यावहारिक पक्ष है और एक प्रायोगिक नीतिशास्त्र जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स, वह दर्शन का प्रायोगिक पक्ष है। जो व्यक्ति अप्लाइड एथिक्स में काम करेंगे और योग में काम करेंगे, मैं आपसे शपथपूर्वक कहता हूँ, वह व्यक्ति जीवन में अर्थोभाव से युक्त नहीं हो सकता। उसमें अर्थ की संभावना खुली रहेगी, उसका जीवन सफल होगा, उसके लिए अनेक द्वार खुलेंगे। आजकल की जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें योग का अद्भुत योगदान सुनिश्चित होने वाला है, होना आरंभ हो गया है। आप देख सकते हैं कि विश्व योग दिवस जो यूएनओ के द्वारा स्वीकृत किया गया, उसके पीछे योग की सार्वभौम स्वीकृति की घोषणा थी। और जब योग सार्वभौम जीवन पद्धति के रूप में स्वीकृत हो गया हो, तो योग में जो ट्रेंड लोग होंगे, जो योग के प्रशिक्षक लोग होंगे और जो जितने निपुण होंगे उस प्रशिक्षण देने में, उसकी विश्व स्तर पर मांग उतनी ही बढ़ती रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि
कि योग से लोग जुड़े, अप्लाइड एथिक्स से लोग जुड़े, एनवायरमेंटल एथिक्स से जुड़े, प्रोफेशनल एथिक्स से जुड़े, और जितने सारे विश्व के मंच हैं, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर्स के हों, प्राइवेट सेक्टर्स के हों, गवर्नमेंट सेक्टर्स के हों, सर्विसेज हों, इंडस्ट्रीज हों, एग्रीकल्चर हों, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर अप्लाइड एथिक्स की बात नहीं है। मेडिकल एथिक्स, डॉक्टर है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसके पास एक मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, वो किस तरह से व्यवहार अपने पेशेंट से करेगा, दवा कंपनियों से कैसे व्यवहार करेगा, पेशेंट्स से कितना व्यवहार करेगा, समाज पर उसका क्या प्रभाव होगा। इसलिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, उसकी जो सुरक्षा करेगा, उसका जो प्रतिमान स्थापित करेगा, मानदंड स्थापित करेगा, वो अप्लाइड एथिक्स के लोग होंगे। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में योग इंस्ट्रक्टर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, उसके तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्मुख करने के लिए ऐसे लोगों की बड़ी आवश्यकता है, हो रही है और आगे होगी भी। इसलिए दर्शन शास्त्र दोनों ही दृष्टि से आपको एक समर्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा, मुझे ऐसा लगता है। अमित जी, आपका प्रयास स्तुत्य है। आप समाज के उन सभी बुद्धिजीवियों से संपर्क करके उनके जीवन की कथा को आगे ले जा रहे हैं, उनके जीवन के उन पक्ष को प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद अगर ऐसा प्रयास न हो तो अंधेरे में पड़ा रह जाए, लोगों को उसे कोई संदेश ना मिले। तो मैं समझता हूँ आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है और इसको आप आगे बढ़ाएं। और मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ बुद्धिजीवियों तक सीमित न रहें, आप उन किसानों तक भी जाएं, उन मजदूरों तक भी जाएं जो समाज में के निचले तबके में हैं, वो लगातार संघर्ष करते हैं। उन महिलाओं से भी जुड़ें जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ दिन रात संघर्ष करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा ये रात के अंधेरे में सूरज से भरा दीपक, दिन में तो सूरज चमकता है लेकिन रात में जहाँ घनघोर अंधकार छाया हुआ हो, एक उससे लड़ता हुआ दिया भी कम महत्व नहीं रखता। तो आप उन लोगों पर भी अपने गुणों को भी प्रकाशित करें और समाज की मुख्य धारा में उसको जोड़ें। मुझे लगता है ये प्रयास अच्छा रहेगा और उसमें 4 चांद लगेंगे। सही विचार सही विकास। नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं AM प्लस में, यानी ए मीडिया प्लस में। ये प्रस्तुतता के अपने व्यक्तिगत विचार है। इस संबंध में इनके किसी भी तर्क अथवा विचारधारा के प्रति AM प्लस यूट्यूब चैनल उत्तरदायी नहीं है। आपका साथ हमारा विश्वास। सही विचार सही विकास। मैं अमित कुमार। इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं या देखना पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।